नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का कला में क्या महत्व है वो हम देखेंगे और वैदिक सभ्यता से एक दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा से कला के पेपर में, तो देख लेते हैं। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। पहले तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। अभी तक पढ़ा है कला के क्षेत्र में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। प्रागैतिहासिक कला, प्रागैतिहासिक पढ़ा। पहले तो पढ़ा हम लोगों ने पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ा, फिर प्रागैतिहासिक पढ़ा, ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा। अब उसके बाद आ रहे वैदिक वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल में देखते हैं क्या क्या है, क्या महत्व है इसका कला में, ठीक है। तो देखते हैं। वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का पहले तो टाइम पीरियड ही पूछा जाता है कि ये कब, वैदिक सभ्यता का समय क्या था। तो क्या था, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक था। वैदिक कला कब से कब तक थी, 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक थी। इसमें भी इसके दो पार्ट हैं। जो वैदिक कला है, जो वैदिक काल है, वो दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, ऋग्वैदिक काल। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब दोनों का टाइम देख लेते हैं। ऋग्वैदिक का क्या हो जाएगा, तो जो ऋग्वैदिक है वो कब से कब तक है। पूरा जो वैदिक काल है वो कब से है, 1500 से 600 है। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल को कहा जाएगा तो ये है 1500 से 1000, ठीक है। और ये कब से कब तक है, ये है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। चलिए यहाँ समझ लिया, अब आगे देखते हैं। ये कैसी सभ्यता थी, तो ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि क्या हम लोगों ने अभी इसके पहले क्या पढ़ा था, सिंधु सभ्यता। वैदिक सभ्यता से पूर्व की सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, जो कि पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जब सिंधु सभ्यता का पूरा पतन हो गया तो उसके बाद जो सभ्यता आई वो कैसी थी, वो थी ग्रामीण। वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। तो वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी। इन्हें आर्य कहा गया है यहाँ के लोगों को, ठीक है। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति। ये कोई जाति नहीं थी, इस समय कोई जाति या धर्म नहीं था, ठीक है। बस इन्हें क्या कहा गया है, आर्य कहा गया है। ये कोई जाति नहीं थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्या थे, नर जाति थे, ठीक है। नर जाति कहाँ से आए थे, तो मैक्स मूलर क्या कहता है, मैक्स मूलर बोलते हैं कि ये कहाँ से आए थे। तो ये सबने अपने अपने मत दिए कि कौन, मतलब किसने माना है कि कहीं से आए थे, कहीं से आए थे। तो उसमें हम देखते हैं ये कहाँ से आए थे। तो मैक्स मूलर बोलते हैं कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, आर्य आए थे मध्य एशिया से। दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं, दयानंद सरस्वती बोलते हैं ये तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर बोलते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। लेकिन मान्यता क्या है, क्या माना जाता है, ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। आकर ये बसे कहाँ से, तो ये कहाँ पे बसे थे, पंजाब। ये जो उस इस समय जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पंजाब है। कुछ पंजाब यहाँ पे है, कुछ पंजाब यहाँ पे है। तो ये जो पूरा पंजाब भाग था ये, ठीक है, और अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये कहाँ थे, पंजाब प्रांत और अफगानिस्तान प्रांत में थे। चलिए, वहां पर ये पहले आकर बसे थे। अब हम देखते हैं वैदिक काल को। भाग कितने हैं, दो। ये हमने भी आप लोगों को बताया ही है। देखिए, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। तो जो ऋग्वैदिक काल है, इस समय क्या हुआ था, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद से इस काल की जानकारी मिलती है। जो ऋग्वैदिक काल है, इस काल की जानकारी हमें किससे मिलती है, ऋग्वेद से। क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल है या पूर्व वैदिक काल है, ये जो है इस समय सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अन्य वेद लिखे गए थे। कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 10,000 से 600 ईस्वी पूर्व तक के हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद किसको मानते हैं, ऋग्वेद को मानते हैं। क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। वेद हैं कितने, 4 हैं। चलिए, अब यहाँ पे जानवरों का भी पूछा जाता है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था उसमें घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का कहीं से वो नहीं मिलता है। बैल का मिलता है, बैल मिलता है लेकिन गाय नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ का मुख्य पशु क्या था, यहाँ मुख्य पशु था गाय, ठीक है। भाषा यहाँ की कैसी थी, संस्कृत थी यहाँ पे। और हाँ, यहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं, लिखित मिलने लगते हैं। बाद में उत्तर वैदिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या था, निष्क एक गले का हार था, एक निष्क आभूषण था जो कि गले के
आभूषण के रूप में पहना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूछा जाता है क्वेश्चन, निष्क जो ऋग वैदिक काल में क्या था, गले में पहना जाता था, ठीक है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो गले में जो पहना जाता था, सिक्के की तरह होता था, उसको उसको धागे में पिरो के लोग पहनते थे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल आते आते इसे सिक्के की भांति यूज करने लगे थे निष्क को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परिवार की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी। ऋग्वेद में परिवार की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, कुल थी। कुल का मतलब जैसे सारे भाई बहन ये सब मिलके एक कुल बनता था। कुल के बाद क्या होता था, विष था। विष के बाद फिर आता था ग्राम। ग्राम के बाद आता था जन। जन के बाद आता था जनपद। और जनपद के बाद आता था महाजनपद। ये महाजनपद 16 महाजनपद उत्तर वैदिक काल के बाद की घटना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्थापत्य इनका कैसा था। अब जैसे हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था, स्थापत्य ही उनका सबसे अच्छा था। वो सिंधु सभ्यता जो थी वो किसके लिए फेमस थी, स्थापत्य के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्थापत्य कैसी थी, यहाँ पे स्थापत्य ग्रामीण थी। यहाँ पे झोपड़ी झोपड़ी बने हुए थे, ठीक है। इमारतें इमारतें नहीं थी, बड़े मंदिर या पक्की इमारतें नहीं मिलती। कच्चे घर पदार्थों से मिलते, जैसे लकड़ी मिट्टी घास से बने हुए घर मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी स्थापत्य जो पूरी थी, इनका जो रहने का तरीका था वो पूरा ग्रामीण था। यहाँ से और क्या मिला है, तो यज्ञशालाएं मिली हैं तथा वेदियां मिली हैं, ठीक है। वेदियों का निर्माण किया गया है, ठीक है, छोड़ दीजिए। यज्ञशालाएं और वेदी का निर्माण मिला है। वेदी का निर्माण किस किस तरह से हुआ, तो ज्यामितीय नियमों के आधारित होता था वेदी का निर्माण, ठीक है। आगे देखते हैं। मूर्ति कला, तो वैदिक काल में किसी भी मूर्ति का नहीं मिली है, मूर्ति का कोई भी वो नहीं मिला वैदिक काल में, इसलिए देवताओं की मूर्तियां नहीं मिलती। यहाँ पे कोई देवताओं की मूर्ति नहीं मिलती है और ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं मिलता है, ठीक है, मूर्ति का। चलिए आगे देखते हैं। देवताओं की कल्पना प्राकृतिक शक्तियों के रूप में की गई थी। मतलब देवताओं को क्या माना गया था, प्राकृतिक शक्तियां मानी गई थी, जैसे कि अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि। इस समय ऋग वैदिक काल की बात हो रही है, ठीक है। ऋग वैदिक काल के समय मुख्य देवता कौन थे, इंद्र थे। कौन थे, इंद्र थे। इंद्र को क्या कहा जाता था, स्वर्ग का देवता। वरुण को कहा जाता था वर्षा का देवता। अग्नि को कहा जाता था बलिदान का देवता। ये सारे हैं। नंबर 1 पे आता है, सबसे ज्यादा श्लोक किसके हैं, तो सबसे ज्यादा श्लोक है इंद्र के, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है वरुण, ठीक है। तो वरुण को कहा क्या जाता था, वर्षा का देवता। आगे देखते हैं। अग्नि, अग्नि अग्नि को क्या कहा जाता है, बलिदान का देवता। सोम को क्या कहा जाता है, पौधों का देवता। रुद्र को कहा जाता है हवा या तूफान का देवता, ठीक है। उसके बाद विष्णु आते हैं। विष्णु को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड का संरक्षक। और मित्र, ठीक है, मित्र को मित्रता का देवता कहा जाता है। तो इस तरह से देवताओं की कल्पना की गई है, ठीक है। लेकिन कहीं पे कोई वो नहीं मिली है, मूर्ति नहीं मिली है। चलिए देवियों की भी कुछ बात की गई है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, कौन सी पवित्र नदी थी यहाँ की, पवित्र नदी कौन सी थी, तो कौन सी थी, सरस्वती थी, ठीक है। और इन्हें देव ज्ञान की देवी और नदी के रूप में, दोनों रूप में पूजा जाता था। अब आते हैं उषा। उषा क्या थी, भोर की देवी थी। तो इन्हें प्रातः काल की देवी कहा जाता था। भोर यानी प्रातः काल, प्रातः काल की देवी। अरण्यानी यानी वन देवी थी। पृथ्वी को भूमि देवी के रूप में जाना जाता था। चित्रकला का यहाँ पे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, कोई ऐसा चित्रण नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ का जो भी कुछ था मौखिक और प्रतीकात्मक था। शिल्प कला, शिल्प कला में देखते हैं धातु प्रयोग होता था, ठीक है। तांबे और कांसे का प्रयोग दिखा है। आभूषण निर्माण और वस्त्रों का प्रयोग थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखता है। चलिए वर्ण व्यवस्था कैसी थी। ऋग वैदिक में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी। मतलब जैसे कि क्या था यहाँ पे, अगर जैसे एक एक कोई पिता है, उसके 4 पुत्र हैं, ठीक है। अगर ये पढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये ब्राह्मण हो जाएगा, तो कर्म के आधार पे था। और अगर यहाँ पे अगर इसने कोई व्यवसाय करने लगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वैश्य हो जाएगा। और अगर ये युद्ध में या मतलब सुरक्षा में लग गया तो ये क्षत्रिय हो जाएगा। और ये अगर वैसे काम करने लगा मतलब चर्म से रिलेटेड तो ये शूद्र हो गया। इस समय क्या था, इस समय कर्म के आधार पे सारी चीजें हो रही थी। जैसा जो कर्म कर रहा था उसी हिसाब से उसे जातियां मिल रही थी। लेकिन आगे चल के क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में जिसने जो जिसने जो काम अपना लिया था, जैसे कि जो पढ़ाने लगे थे या जो मतलब हाँ पढ़ाने लगे थे, उनको क्या मान लिया गया था कि अब ये ब्राह्मण हो गए। अब उनके घर में जो पुत्र
पैदा हो रहा था तो वो ब्राह्मण ही हो रहा था, चाहे वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, वो चाहे जो काम करे, काम के उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। सिर्फ उन्होंने इनके यहाँ जन्म ले लिया तो वो ब्राह्मण हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया था, जन्म के आधार पे हो गया था। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, जन्म के आधार पे जाति का निर्धारण हो रहा था। यहाँ से जाति जाति मतलब यही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जाति के आधार पे इस तरह से यहाँ पे बंटने लगे थे। उत्तर वैदिक काल से ही इसकी वो दिखाई पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसे जानने के स्रोत क्या है। हर कोई भी सभ्यता होती है तो उसको जानने के उसके स्रोत होते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं तो यहाँ से दूषित मृदभांड मिले, मृदभांड भी बहुत अच्छे नहीं मिले हैं, कुछ शिलालेख भी मिले हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन इनके जो साहित्यिक स्रोत हैं वही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्या क्या मिला है साहित्यिक स्रोत में। तो वैदिक साहित्य मिले हैं। वैदिक में क्या मिले, वेद वेद मिले। वेद हैं कितने, 4। वेद लिखे किस में गए हैं, संस्कृत में, ठीक है। अब देखते हैं वेद है क्या, तो ये क्या है, देवों की वाणी कहा जाता है और संस्कृत में लिखे गए हैं। लिखा किसने, तो वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने लिखा है इसे। ये इनके मतलब लिखे क्या, संकलन करता है, ठीक है। संकलन करता है मतलब जैसे कि इन्होंने उसे संकलित किया है, जो सुन रखा था, लिपिबद्ध किया या संकलित किया है, ठीक है, अपने शब्दों में। अब लिखे किस में गए, बता दिया गया, संस्कृत में गए। सबसे जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, 4 वेद है उनमें प्राचीन कौन सा है, तो कौन सा है, ऋग्वेद। उसके बाद सारे लिखे गए हैं। अब ऋग्वेद में देखते हैं क्या क्या है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले तो कितने मंडल है, 10 मंडल है, ये पूछा जाता है। कितने मंडल है, 10 मंडल है, ठीक है। तो अब इसके कुछ कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। गायत्री मंत्र पूछा जाता है कि किस मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित है, तो वो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको, सूर्य को समर्पित है, ठीक है। जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये किस मंडल में है, ये है तीसरे मंडल में। और ये जो तीसरा मंडल है लिखा किसने है, तो लिखा किसने है, विश्वामित्र ने लिखा है। किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। ये जो तीसरा मंडल है ये विश्वामित्र ने लिखा है। अब आता है 8वां मंडल। तो 8वां मंडल में क्या है, खिल मंडल कहा जाता है इसे, हस्तलिखित है ये, ठीक है, इसे खिल मंडल कहा जाता है। आगे क्या है, ये है 9वां मंडल है, सोमदेव को समर्पित है। उसके बाद 10वां मंडल है वर्ण व्यवस्था। वही वर्ण व्यवस्था जो हमने आगे बताई है आपको कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वो वर्ण व्यवस्था किसमें है, वो इसमें दी गई है 10वें में, 10 मंडल में। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। कला का वैसे तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे कला शब्द का प्रयोग, शब्द का वो मिलता है, मतलब कला शब्द ऋग्वेद में वर्णित हुआ है। तो ये किस धातु से बना है, कल। कला शब्द किससे बना है, कल धातु से बना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कल धातु से बना, चलिए यहाँ पे है। स्तूप का पहला प्रयोग कहाँ पे मिलता है, स्तूप जो शब्द है उसका भी पहला शब्द ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कला शब्द का पहला शब्द और स्तूप का भी पहला शब्द का प्रयोग मिलता है। अब देखते हैं हम यजुर्वेद में। ऋग्वेद के बाद किसको देखते हैं, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या, यज्ञ से संबंधित मंत्र है इसमें। यज्ञ से संबंधित क्या है, यहाँ पे मंत्र है। गद्य और पद्य दोनों में है ये। ऋग्वेद क्या था, वो केवल पद्य में था, ये दोनों किसमें, गद्य और पद्य दोनों में है। यहाँ पे 64 कलाओं का प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम। जो 64 कलाएं हैं उनका सर्वप्रथम यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है, यजुर्वेद में। सामवेद अब देखते हैं। सामवेद में संगीत का जनक बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक किसे बोलते हैं, सामवेद को बोलते हैं। अर्थर्ववेद में क्या है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद का जनक इसे बोलते हैं, अर्थर्वेद को। बस इसमें से यही क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं इसमें ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद ये भी लिखे गए हैं ना। तो ये ब्राह्मण क्या है, ये वेदों का ही गद्य रूप है। अरण्य क्या है, ये भी वेदों का ही रूप है, इसे जंगल में लिखा गया है। उपनिषद वेदांत को कहते हैं, गुरु के समीप बैठकर लिखा गया, ठीक है, वो है। अब वेदांग कौन है, वेदांग होते क्या हैं, तो वेदांग वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने या समझने के लिए 6 प्रकार के वेदांग हैं, हमें आना चाहिए। क्या क्या इसमें क्या क्या है, वेदांग के 6 पार्ट कौन कौन से, क्वेश्चन पूछा जाता है वेदांग कितने और कौन कौन से। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 पार्ट हैं वेदांग के। चलिए आगे देखते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा वेद से टॉपिक। अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।